हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 का हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है, राइट। तो आज का लेक्चर आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने आने वाले आगे के लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएंगे। ओके, अब तक हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने रेस्ट पे रहने वाले चार्ज की बात करी कि जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर चैप्टर 3 में जब चार्ज फ्लो करता है वायर में से तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उसकी बात करी। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है वायर में से तो उसकी इफेक्ट्स क्या आती है, राइट। मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा चैप्टर का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब हमारा चार्ज कांस्टेंट मोशन करेगा वायर के अंदर से तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और मोशन अगर हमारी वेरिएबल होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर आइडिया लेना हो तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें पता चलेगा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में अगर हम कंपास की नीडल रख दें तो वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करती है, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑर्स्टेड जो टीचर थे और प्रैक्टिकल कर रहे थे स्कूल में, उन्होंने नोटिस करा था, राइट। तो ऑर्स्टेड ने क्या नोटिस करा, पहले हम लिखते हैं ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। ऑर्स्टेड्स ऑब्जर्वेशन, उन्होंने यहां पे एक शेल के साथ एक की कनेक्ट करी, स्विच, उसके साथ यहां पे एक रॉड कनेक्ट करा। यहां पे करंट हमारा फ्लो कर रहा है बट ऑब्वियसली पॉजिटिव से निकलेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो हुआ क्या कि पास में एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी जिसका नॉर्थ यहां पे, साउथ यहां पे। तो ये जो नीडल है वो अभी अपने कंडक्टर को टच नहीं कर रही है। ओके, अभी हमने स्विच ऑफ रखा है, करंट फ्लो नहीं करा, नीडल इस तरह से पड़ी है। उन्होंने नोटिस करा कि जब स्विच ऑन हुई हमारी, स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो करा तो नीडल अपने आप, वो कंडक्टर से टच भी नहीं कर रही थी, तो नीडल अपने आप ट्विस्ट होके नॉर्थ पोल ऊपर आ गया उसका, राइट। जो नीडल इस तरह से पड़ी थी, ये पैनकेप वाली साइड नॉर्थ पोल है, तो वो ऊपर की साइड चली गई, राइट। तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। उनको बहुत सरप्राइजिंग लगा, उन्होंने रिपीट करा, बार बार यही रिजल्ट आया। फिर उन्होंने क्या करा कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी। ओके, तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से उन्होंने क्या नोटिस करा, वो अब हम देखते हैं। यहां पे उन्होंने नोटिस करा कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यहां पे अब हमारा करंट इस तरफ से निकलेगा, राइट। करंट इस तरफ से निकलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो उन्होंने ये नोटिस करा कि सेम उसी तरह से नीडल को वापस रखने से अब की बार नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। साउथ पोल ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आया, यानी बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से नीडल की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी यहां कोई ऐसा फैक्टर है जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट। बाद में एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद स्टेटमेंट दिया गया कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस अराउंड इट। जब भी हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके,
ये उन्होंने बताया। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकलता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी conducting wire, magnetic field produced around it, right? जब हम करंट पास करते हैं कंडक्टर में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये उन्होंने बताया। ओके, इसकी डायरेक्शन भी हम जानेंगे, लेकिन बायो सावर्ट लॉ हम एक बार पढ़ लें, उसके बाद उसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, राइट? तो ये अपना था ऑर्स्टेड्स का ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद एम्पियर ने भी सेम चीज बताई, राइट? कि कंडक्टर में से करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पोलैरिटी बदलने से, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो सबसे पहले ये ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व करा था, राइट? उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है कि मान लो यहाँ एक वायर रखा है और हम करंट पास कर रहे हैं, और उसके बगल में एक चार्ज यहाँ पे है रेस्ट पे। ओके, तो नोटिस करा गया कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, कोई भी फोर्स लग नहीं रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट पे रखो तो भी फोर्स लगती ही है, इस तरफ फोर्स लगेगी, राइट? इलेक्ट्रॉन रखो तो इस तरफ फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? क्यू ई जितनी, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नोटिस करा गया कि चार्ज रखने से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती इसके ऊपर, राइट? लेकिन जब हमारे चार्ज को मोशन दी गई, चार्ज मोशन कर रहा है, तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, राइट? लेकिन यहाँ हमें इतना पता चला कि चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं लगती, लेकिन चार्ज जब मोशन करता है तब उसके ऊपर फोर्स लगती है। ऐसा कुछ है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। सब प्रॉपर्टी हम बारी बारी से उसकी समझेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ समझना होगा। देखो, ऑर्स्टेड ने जो बताया उसमें उन्होंने ये कुछ मेंशन नहीं करा कितनी फोर्स लगती है या कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो उन्होंने नहीं बताया, राइट? उसके बाद इसके 1.5 महीने बाद ये स्टेटमेंट जब जारी किया गया, उसके 1 से 1.5 महीने में बायो और सावर नाम के 2 साइंटिस्ट ने डिटेल रिसर्च करी और बताया, पूरा मैथमेटिकली बताया कि प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और उसे हम बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बायो सावर्ट लॉ, राइट? आई होप इसमें आपको आइडिया आई होगी कि किस तरह से ये होता है, राइट? अब मैं इसको मिटा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं बायो सावर्ट लॉ। फ्रेंड्स, बायो सावर्ट लॉ आपके लिए बहुत ही बेसिक होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा, बिकॉज हम जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, उसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसी के ऊपर से। इसी वजह से ये बायो सावर्ट लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहां टाइटल लगाऊंगा बायो सावर्ट लॉ। ओके, यहां पे बायो सावर्ट में टी साइलेंट रहता है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसको तो टी कैसा रहेगा? साइलेंट। बायो सावर लॉ, राइट? अब बायो और सावर ने साझा रिसर्च करके ऐसा बताया कि एक कंडक्टिंग वायर मान लो हमारे पास है, राइट? ये कंडक्टिंग वायर हमारा एक्स वाई है, ओके? अब इस कंडक्टिंग वायर में से हम करंट पास कर रहे हैं आई जितनी करंट हम पास कर रहे हैं, ओके? अब हम यहाँ क्या करेंगे? एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन, राइट? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हम इतना सा जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बताया है, उतना डीएल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, ओके? इस एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट?
उसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ऐसा आप समझ लो कि यहाँ पे उन्होंने नोटिस करा कि मैग्नेट प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो उन्होंने यहाँ पे नोटिस करा, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करा, राइट। तो पता चला, पहले तो देखो हमें क्या करना है, डीएल की वजह से इसको हम बोलेंगे आईडीएल। क्यों आईडीएल बोलेंगे? बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से हमारा करंट पास हो रहा है आई, राइट, आई करंट पास हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से थीटा एंगल पे जो एलिमेंट है हमारा डीएल, उसकी डायरेक्शन ये है, एलिमेंट डीएल की डायरेक्शन, उसके आर पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट है पी, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। अब देखो छोटा सा एलिमेंट लिया है, बाहर समझ लो छोटे एलिमेंट के लिए वर्क करता है, छोटा सा एलिमेंट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ही प्रोड्यूस होगा, डीबी हम उसको डिनोट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते थे उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे, और वेक्टर होगा, जब हमारी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उसके ऊपर वेक्टर का एरो भी लगाएंगे, राइट, क्योंकि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है डीबी पी पॉइंट के ऊपर, और थीटा एंगल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, और डीएल हमारा यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है, ओके। तो उन्होंने नोटिस करा कि प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, ओके। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सारे प्रैक्टिकल डेटा है, उन्होंने पता करा कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ओके। उसके बाद उन्होंने नोटिस करा कि कितनी लेंथ है कंडक्टर की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी एलिमेंटल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल पे जो डिपेंड करेगा तो वो एंगल हमारा कौन सा रहेगा, साइन थीटा, एंगल भी हमारा यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वायर से मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह वर्क करेगा, राइट। तो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता हुआ मालूम पड़ा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा हमें। और प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने से हमें यहां एक कांस्टेंट मिलेगा के, यहां जो के है उसकी वैल्यू आएगी 4 म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो पहले हम वैल्यू रख देते हैं, फिर हम पता करते हैं कि म्यू 0 क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा छोटे से एलिमेंट में करंट पास करने की वजह से इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इतना सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वेयर म्यू 0 that is called vacuum permeability, राइट। अब ये वैक्यूम परमेबिलिटी क्या है, जिस तरह से हमने कूलम्स लॉ करा था तो हमारा के क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जिस तरह से वैक्यूम परमिटिविटी थी, राइट, उसी तरीके से यहाँ पे वैक्यूम परमिएबिलिटी है, वैक्यूम परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी क्या करती है, तो ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितने तक एक्सटेंड करेगी, राइट, कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसके पास, कैपेसिटी कितनी मैग्नेटाइज होने की कैपेसिटी है उसकी, राइट, वो यहाँ पे उससे पता चलता है। तो ये वैक्यूम परमिएबिलिटी होगी। अगर मान लो जरूरत पड़ जाए म्यू की, तो म्यू क्या होगा, मीडियम परमिएबिलिटी, मीडियम परमिएबिलिटी। जरूरत पड़ जाए म्यू आर की, तो वो क्या होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी,
राइट, वो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी होगी। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेशियो हमारा क्या आएगा, म्यू अपॉन म्यू जीरो, राइट, ये हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी आएगा। ओके, अब ये परमेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और अगर आप 4 पाई को नीचे ले लो यहाँ पे तो म्यू 0/4 पाई 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। उसका हम ऐसा यूनिट डिराइव करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम म्यू 0 को सब्जेक्ट बना लें, पहली बात एक और आपको बात बताना मैं भूल गया, मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट आएगा टेस्ला, राइट, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, साइंटिस्ट टेस्ला के ऑनर में टेस्ला रखा गया है टी, या फिर सीजीएस यूनिट होगा गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ये भी आपको याद रखना होगा, राइट, 10⁻⁴ गॉस यानी 1 टेस्ला। ओके, तो ये हमारा रिलेशन रहेगा गॉस और टेस्ला के बीच, राइट। अब अगर हमें डिराइव करना है यहाँ पे म्यू 0 का यूनिट, तो हम क्या करते हैं, म्यू 0 को सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो dB 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आईडीएल नीचे आ जाएगा। साइन थीटा का तो कहाँ कोई यूनिट होता है, रेडियन में होता है वो तो, और रेडियन हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। dB टेस्ला 4 पाई का कोई यूनिट नहीं आता, कांस्टेंट वैल्यू, मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर, डीएल का मीटर, मीटर मीटर कैंसल, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, यानी इसका हमारा यूनिट आया टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, राइट। तो इस तरह से हमें इसका यूनिट मिल गया। ओके, अब हमें म्यू 0 का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना है, क्योंकि म्यू 0 का डायमेंशन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम टेस्ला का डिराइव कर लेते हैं, आगे जाके हम एक फॉर्मूला लर्न करने वाले हैं, वायर पे लगने वाला फोर्स, वो हमारा रहेगा F = BIL। ओके, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए उसका यूज कर रहा हूं। तो फोर्स का क्या आएगा, M1L1T-2, राइट, करंट का A1, लेंथ का L1, L1 कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड का आया M1L0T-2A-1, राइट। तो टेस्ला का हमें मिल गया M1L0T-2A-1, मीटर का L1 और एम्पियर का A1, ये A1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया म्यू 0 का, T-2 A-2। इस तरह से हमें म्यू 0 का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, M1L1T-2 A-2। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स का क्या आया, M1L2T-2 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, A1 L1 कैंसल, M1L0T-2 A-1 ऊपर आ गया, मीटर का L1 जुड़ गया, A1 ऊपर आया तो A-2 हो गया। तो एकदम परफेक्ट है हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो है हमारा बायो-सावर्ट लॉ स्केलर फॉर्म में है, राइट, इतना प्रोड्यूस होता है। अगर हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, मान लो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी होगा उसको लिखना। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको वापस बता दूं कि जो एंगल है साइन थीटा, उस पर थीटा जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन DL एंड R। ये हमारा जो DL है और R है, इन दोनों के बीच का एंगल है, राइट। DL हमारा एलिमेंट और ये हमारा पोजीशन वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल रहेगा हमारा ये थीटा, राइट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर dB = म्यू 0 I वेक्टर DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R3। ओके, एक्चुअली हुआ क्या, साइन थीटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया, क्रॉस यानी साइन हमें लिखना पड़ता है, और साथ में आएगा R कैप, राइट। यहाँ पे हमें लिखना होता है R कैप, क्योंकि R दूरी पे है। अब R कैप जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वेक्टर R अपन मोड ऑफ R, राइट। R कैप की हमारी वैल्यू क्या आती है, वेक्टर R अपन मोड ऑफ R। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर R आ गया और नीचे मोड ऑफ R आ गया, तो क्या हो गया, R अपन R3। तो ये हमें मिल गया इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमारा फॉर्मूला आ गया dB = म्यू 0 IDL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R3। ओके, इस तरह से हमें वेक्टर के फॉर्म में बायो-सावर्ट लॉ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बायो-सावर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बहुत सारे आने वाले डेरिवेशन के लिए।
तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। आई होप आपको ये फॉर्मूला, म्यू 0 की वैल्यू, उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला और वेक्टर फॉर्म, ओके, ये आपको अच्छी तरह से आइडिया आ गया होगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ क्रॉस लिखा है सर्कल के अंदर, तो ये क्रॉस क्या करता है, डायरेक्शन डिनोट करता है, राइट, कि डायरेक्शन क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। तो बायो-सावर्ट लॉ हमारा हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड पाम रूल, डायरेक्शन किस तरह से हम बता सकते हैं वो जानते हैं, ओके। तो आप ये नोट कर लो और मैं इसको मिटा के डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखाता हूँ कि डायरेक्शन आप किस तरह से उसकी ले सकते हो, राइट। और आपको ये भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है, क्योंकि वो भी हमें यहाँ पे बहुत हमारे लिए ज़रूरी होगा, ओके। तो ये मैं मिटा के फिर हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल से उसकी डायरेक्शन समझते हैं। ओके, अब आप देखो, मान लो वायर में से इस तरह से हमने करंट पास करा, ओके। करंट पास जिस तरफ हम कर रहे होते हैं, तो राइट हैंड का थंब जो है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। हमारा करंट अभी इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमने उस तरफ थंब रखा है और पाम को हमें स्प्रेड करनी है। फिर पाम को हमें वाउंड करना है, फिंगर्स को वाउंड करना है हमें, राइट। फिंगर्स हमारी जहां से वाउंड होना स्टार्ट होगी वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा, यानी जहां पे आउटसाइड आए वहां पे डॉट, आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे क्रॉस आएगा इनवर्ड। यहाँ पे याद रखना है आपको, क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ से बाहर निकला, देखो यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे अंदर जाएगा, राइट, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आउटवर्ड इनवर्ड इस तरह से आएगा, राइट। अगर मान लो कि एक ट्राइंगल में करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करनी होगी। तो थंब कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाए तो क्या आएगा, क्रॉस, क्रॉस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से है। मान लो अगर यानी कि क्लॉकवाइज आए तो क्रॉस आएगा, करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड। अगर हमारा करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमें फिंगर को इस तरह से बाउंड करना है, तो थंब हमारा कहाँ आएगा, आउटसाइड, तो हमें यहाँ बनाना होगा डॉट। यहाँ हमारे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे कैसी होगी, आउटवर्ड, इस तरह से हो जाएगी, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे करंट है, करंट के फॉर्म में डॉट लिखा है, यानी करंट हमारा बाहर चले आ रहा है और पी पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिर फिंगर्स को कर्ल करो, तो यहाँ किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ, राइट, ओके, परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा क्यों होगा परपेंडिकुलर, बिकॉज देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर डीएल वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर डीबी, यानी वो भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ तीनों, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा सॉरी ये करंट, ये हमारा यानी कि डीएल लेंथ भी यही होगी ना, जहां करंट होगा वही तो लेंथ होगी, तो ये डीएल लेंथ, ये हमारा आर और ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आती है और यहाँ पे हमारा ये इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाता है, राइट। तो दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट कि हमारा यहाँ पे जो डीएल है वो वेक्टर फॉर्मेट है, यानी कि वेक्टर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ हमारा यानी बायो-सावर्ट लॉ जो है उसका जो सोर्स है वो वेक्टर सोर्स है। हमने जब कूलम्स लॉ किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था चार्ज की वजह से, तो चार्ज जो सोर्स रहता है वो कौन सा सोर्स रहता है, चार्ज स्केलर सोर्स रहता है, लेकिन यहाँ पे डीएल जो है हमारा वेक्टर सोर्स रहेगा, ओके। इसी के ऊपर से एक नीट 2022 में क्वेश्चन आया है, तो हम यहाँ पे नीट 2022 का क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट बता रखे हैं। स्टेटमेंट 1 कुछ यूं है कि बायो-सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट
इनफाइनाइटिसिमल मतलब छोटा सा एलिमेंट अपना, करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से हमारा प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट है एकदम। ओके, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस करेक्ट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में ऐसा बोला गया, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। वैसा ही है, कूलम्स स्क्वायर लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, बायो-सावर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। विथ द Q charge, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal, by the later being produced by a vector source Q. ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि कुलम्स लॉ तो स्केलर की वजह से है, लेकिन बायो-सावर्ट लॉ वेक्टर की वजह से है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लॉ लिखूं तो μ0/4π IDL क्रॉस R अपन R3, तो इसमें जो सोर्स आता है हमारा, सोर्स वो वेक्टर है अपना, वेक्टर, राइट। इसीलिए ये जो सेकंड है ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऐसा इसमें से ढूंढना है जिसमें फर्स्ट में करेक्ट, दूसरे में इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, तो ये तो आएगा नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आ गया, राइट। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है बी। अब इसको मिटा के हम करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन लॉन्ग, पहले अलग अलग केस हम करने वाले हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। मान लो हमारे पास एक वायर है इस तरह से, फाइनाइट लेंथ का वायर हमने लिया है। अब यहां एक पॉइंट हम ले लेते हैं Q पॉइंट। सपोज करो Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है यहाँ पे P, जहां पे हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो अब ये तो उसके एंड है, एंड पॉइंट्स, तो इस एंड को हम मिलाएंगे यहाँ पे P पॉइंट पे, तो ये जो हमारा एंगल मिलेगा वो इस तरफ हमें लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में φ1, और दूसरा जो एंगल है वो हमें परपेंडिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। याद रखना, इसको हमें रेफरेंस मान के एक एंगल हमें इस तरफ लेना है और दूसरा एंगल हमें इस तरफ लेना है, राइट। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा φ2। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहां से L लेंथ के पास यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट मैं ले लेता हूं dl, यहां हम एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लेते हैं, राइट। तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट dl है। यहां से स्मॉल एलिमेंट dl का डिस्टेंस r मान लो, स्मॉल r हमने मान लिया, राइट। तो वो आप सपोज कर लो कि थीटा एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल। ओके, अब ये हमारा एंगल थीटा बना, तो ये तो 90 है ही, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर माना है, और आपको याद रखना है कि डिस्टेंस हमारा a हम लेते हैं a। ओके, a डिस्टेंस पे जो कि परपेंडिकुलर है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और L लेंथ के नीचे यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं O पॉइंट, O पॉइंट। तो यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा है, और सपोज कर लो करंट हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। तो अब इस तरफ करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे हमारा क्रॉस आएगा, तो ये P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। अब हमने यहाँ पे थीटा एंगल लिया है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हमारा आर वेक्टर है, राइट। अब आप देखो तो हम बायो-सावर्ट लॉ अब यूज कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर का, उससे हमने यहाँ पे एक स्मॉल एंगल काटा, इसलिए हमने थीटा एंगल लिया है, राइट। अब आप देखो, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, क्या लॉ था हमारा
dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। लेकिन थीटा हमारा dl और r के बीच का लेना है, ये ध्यान रखना। थीटा हमें जो लेना है वो ये dl और r के बीच वाला थीटा लेना है, यानी ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट। तो इसको हम बोल देंगे cos थीटा। तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल कॉस थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, राइट। तो ये तो हमें सिर्फ इतने से एलिमेंट की वजह से मिला, लेकिन हमें पूरी लेंथ की वजह से निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0 आई डी एल कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, हमें यहां से लेके पूरा वायर का कवर करना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो ओरिजिन से नीचे हम क्या लेंगे, माइनस एंगल आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम इस तरफ। तो फाई टू हमारा एंगल माइनस में लेना है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है, राइट। और ये हमारा इस तरफ है क्लॉकवाइज, राइट। तो वहां पे हमें पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन के ऊपर की तरफ हम गए, इसमें ओरिजिन के नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में गए, माइनस एंगल लिया, राइट। अब इसमें से वेरिएबल क्या रहेगा, आर हमारा वेरिएबल है, क्योंकि हमने अभी डिस्टेंस यहां काटा है तो आर यहां आया। हम स्मॉल एलिमेंट यहां काटते तो आर यहां आता, आर यहां काटते तो यहां आता, राइट। तो आर हमारा वेरिएबल है और एंगल वेरिएबल है, क्योंकि हम यहां भी काट सकते थे, एंगल यहां आ जाता, यहां काटते तो यहां आ जाता, राइट। तो एंगल और आर ये दो चीजें यहाँ पे वेरिएबल हो गई, ओके। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि डीएल के रिस्पेक्ट में है और एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो जो कि कांस्टेंट भी नहीं है, वेरिएबल है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कॉस थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं एक बार वापस अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इंटीग्रेशन डीबी बी, म्यू 0 आई हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू 0 आई बाहर, माइनस फाई 2 से फाई 1 डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये आ गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो फ्रॉम डायाग्राम कॉस थीटा क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बाई आर, आर को मैं ऊपर ले लूंगा तो ए बाई कॉस थीटा, और जैसे कि हमें पता है 1 अपन कॉस थीटा क्या आता है, सेक थीटा, तो ये अपना हो जाएगा सेक थीटा, राइट। तो एक आर की वैल्यू निकल गई, आर स्क्वायर करो तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हमें मिल गई आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एंड अब हमें निकालनी है डीएल की वैल्यू। तो डीएल की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लूँ तो मुझे एल मिलेगा, tan थीटा फ्रॉम डायाग्राम tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो एल हमें मिल गया ए tan थीटा, लेकिन हमें तो चाहिए डीएल, और डीएल कब निकलेगा, जब हम एल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होगा लेंथ भी चेंज होगी, यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा तो लेंथ चेंज होगी ना, एंगल भी चेंज होगा। अब देखो अभी यहाँ पे है ये एल, यहाँ पे हमारा थीटा है, राइट। अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊं तो देखो एल भी चेंज हुई, थीटा भी चेंज हुआ, और ऊपर लूँ थीटा चेंज हुआ, एंगल भी चेंज हुआ, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल, तो dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए tan थीटा का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। dl इज इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया dl का वैल्यू। तो आर स्क्वायर और dl दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। तो ये दोनों का वैल्यू हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं,
तो B इज इक्वल टू म्यू 0 आई तो पहले से बाहर ही है, म्यू 0 आई माइनस फाइव टू से 5 1। डीएल का वैल्यू हमारा आया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो उसका वैल्यू है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। यहां पे ए कैंसल, सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, तो क्या बाकी बचा म्यू 0 आई माइनस 5 2 से 5 1, यहां बचा कॉस थीटा डी थीटा, और ए जो बचा उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। और हम यहाँ पे ये जो 4 पाई था वो लेना रह गया है हमारा, 4 पाई, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा 4 पाई। जैसे ही ए बाहर निकलेगा तो यहाँ हमारा क्या आ गया, म्यू 0 आई अपन 4 पाई ए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, तो म्यू 0 आई 4 पाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, राइट। और लिमिट हमारी यहाँ बनेगी माइनस 5 2 से प्लस 5 1। जैसे हम लिमिट रखेंगे तो म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन थीटा के बदले आएगा पहले हमारा 5 1, फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस, और अब थीटा के बदले हम रखेंगे माइनस 5 2। ओके, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन 5 1। आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा, राइट। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 5 2, राइट। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला करंट कैरिंग वायर की वजह से। ओके, B इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। म्यू 0 आई अपन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। यहाँ पे याद रखना ये जो ए है, ए दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एंगल 5 1 हमें यहाँ से इस तरफ लेना है, 5 2 हमें यहाँ से इस तरफ लेना है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके और दो केसेस करते हैं कि मान लो वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का हो तो किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, और सेमी फाइनाइट वायर हो तो किस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहीं पे हम उसके केस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ मेन बात आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, और जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि ए दैट इज द परपेंडिकुलर, और एंगल किस तरह से मेजर करने हैं हमें वो भी मैंने आपको बताया, राइट। अब हम यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, पहला केस, मान लो हमारा वायर इनफाइनाइट है, ओके, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सपोज कर लो हमारा वायर इनफाइनाइट है, ए डिस्टेंस पे हमें यहां पता करना है, ये हमारा पी पॉइंट है, राइट। अब वायर हमारा इनफाइनाइट है दोनों तरफ, राइट। तो यहां हम क्या करेंगे, एंगल हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि ये भी इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा, तो हमें भी इसको बढ़ाता ही जाना पड़ेगा, तो एंगल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कितना एंगल बनेगा, 90। उसी तरीके से यहाँ पे भी इनफाइनाइट की तरफ है, तो ये भी यहाँ से हमें जोड़ना चाहते हैं इसको, पर क्या जुड़ पाएगा, क्या नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये तो भी चलता जाएगा, इसको भी चलाता ही जाना पड़ेगा, तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 90 बनेगा। इसका मतलब जितना हमारा 5 1 बना उतना ही हमारा 5 2 बना। तो P पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, राइट। तो म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन 90 की वैल्यू आती है 1, साइन 90 की वैल्यू आती है 1, 1 + 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 2 सा 4, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला आ गया
म्यू 0 आई अपन 2 पाई ए। ओके, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब मान लो हमारा जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना, राइट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो वायर है वो यहाँ पे सेमी फाइनाइट वायर है, ये पी पॉइंट तो हमारा है इस तरफ से इनफाइनाइट है और इतनी लेंथ वाला है। तो अब क्या होगा कि ये एंगल तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो ये भी चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो यहाँ हमारा φ1 एंगल आया 90 डिग्री और वायर हमारा स्टार्ट भी यहीं से हुआ है, तो यहाँ पे तो इसका एंड आ गया, यानी दूसरा एंगल इस तरफ मिलेगा ही नहीं, कोई एंगल ही नहीं है, φ2 एंगल 0 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए, उसमें पहला एंगल तो हमारा 90 आएगा और दूसरा एंगल हमारा साइन 0 आएगा। तो म्यू 0 आई 4 पाई ए 1 प्लस 0 1, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू 0 आई 4 पाई ए। हो गया। इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया सेमी इनफाइनाइट या सेमी फाइनाइट वायर के लिए, राइट। एक तरफ से जब इनफाइनाइट एंड हो और दूसरा एंड के जस्ट इस साइड पे ही पॉइंट हो, तो हमें इस तरफ से मिल जाएगा। मान लो पॉइंट थोड़ा सा वायर के इस तरह से होता, यहाँ पे होता, तो यहाँ एंगल बनता थीटा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता, यही फॉर्मूला हमारा हो जाता म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन थीटा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई ए 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन में फिर जो भी एंगल बता रखा हो वो आपको लेना पड़ता, राइट। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। तो अब हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमारा टॉपिक था, ओके, वायर वाला, जो वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जेई में जो पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो अब हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक अपना है जेई मेन 2023 का, राइट। ये क्वेश्चन हम करते हैं पहले। एज शोन इन फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर। अब देखो ये साइड हमारी कितनी है पूरी, ये 4√3, ये 4√3। देखो यहाँ जो ये साइड है L वो हमारी 4√3 है, तो अगर हम हाफ यहाँ तक हाफ लेंगे L/2, तो L/2 हमारी कितनी हो जाएगी 4√3/2 यानी 2√3 सेंटीमीटर, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा कि L/2 हमें कितना मिलेगा 2√3 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों एंड को मिला देते हैं ताकि हमें एंगल पता चल जाए। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने आपको बोला था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना होगा। तो बट ऑब्वियसली पूरा एंगल यहाँ पे 60 रहेगा, इतना 30 रहेगा, ये 90 होगा, 90 30 तो ये अपना 60 आएगा, ये 60 ये भी 60, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए डिस्टेंस लाना पड़ेगा। तो ए डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, फ्रॉम डायाग्राम tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितनी है 2√3 सेंटीमीटर, और एडजेसेंट साइड अपनी कितनी है ए ले लेते हैं उसको। tan 60 आता है अपना √3, अगर नहीं पता हो तो sin 30 अपन cos sin 60 अपन cos 60 करके आप निकाल सकते हो। √3 इज इक्वल टू 2√3/a, √3 कैंसल, ए ऊपर आ जाएगा, तो ए हमें कितना मिला 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर, ए की वैल्यू में मिल गई। अब अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक साइड की वजह से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड, एक साइड की वजह से, राइट। तो B1 ले लेते हैं, B1 इज इक्वल टू, एक साइड की वजह से B1 मिलेगा, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन 60 प्लस साइन 60, B1 इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई ए साइन 60 अपना आता है √3/2 और ये भी अपना आएगा √3/2, तो 2 टाइम्स √3/2 हो गया। अब आप देखो म्यू 0 अपन 4 पाई कितना मिलता है 10⁻⁻7, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ए हमारा है 2 10⁻², राइट। और ये दो बार आ गया, 2 टाइम 2 √3/2, राइट। 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल,
माइनस ऊपर जाएगा तो -7 + 2 -5 √3, राइट। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिला, एक साइड की वजह से √3 10⁻⁻⁵, ये तो एक साइड की वजह से मिला। उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मिलेगा, सेम उतना ही इसकी वजह से मिलेगा। देखो आप, सेम चीज होगी यहाँ पे, राइट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स ऑफ B1, यानी कि 3 √3 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 3 √3 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अगर आपको डायरेक्शन पूछ लेते तो क्लॉकवाइज है करंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो थंब बाहर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, आउटसाइड मिलता, राइट हैंड रूल, राइट। अब ये क्वेश्चन आया है 2021 में जेई मेन में, सेम इसी तरह का है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है सेल्फ प्रैक्टिस से, राइट। तो ये क्वेश्चन है, ओके। अगर आपको यहाँ पे नहीं कन्वीनियंट रह रहा है सॉल्व करने का, तो नीचे जो लिंक दी गई है उसमें नोट्स है, तो नोट्स से आप एक्सेस करके इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आंसर कौन सा आ रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन है जेईई 2023 का, राइट। इसमें मैं ऐसा बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर विल बी। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा है कि एक वायर हमारा ए बी सेमीफाइनाइट, यहाँ हमारा एंड आ गया और इस तरफ इनफाइनाइट है। बी सी वायर भी ऐसा ही है, यहाँ एंड आ गया, इस तरफ इनफाइनाइट है। ई डी भी ऐसा ही है और ई टी भी ऐसा ही है, राइट। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट। तो अब देखो कि ये दोनों वायर तो अलोंग है, पैरेलल। अलोंग आता है तो जीरो आ जाता है, आपको पता है। देखो डी बी μ0 I dl sin 0/4πr², तो साइन 0 0 आएगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वायर के जस्ट आगे या जस्ट पीछे भी पॉइंट हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मिलेगा, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, राइट। यानी ए बी और ईडी वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो भी प्रोड्यूस करेगा वो एक तो बीसी वायर की वजह से करेगा और एक ईटी। तो आप देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी सी की वजह से प्लस बी ईटी की वजह से, ईटी, राइट। अब आप देखो डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो ये थंब आप नीचे की तरफ रखो तो देखो इस तरह आउटसाइड आएगा पॉइंट ओ, आउटसाइड। यहाँ पे भी देखो ऊपर जा रहा है तो आउटसाइड आया, तो डायरेक्शन आउटसाइड रहेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं यहाँ पे दोनों को करूंगा ऐड, राइट। अब आप देखो टोटल डिस्टेंस ए है तो हमें यहाँ पे निकालना है ओ पॉइंट तक, तो a/2 हो जाएगा। और ये भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो दोनों का मैं फॉर्मूला लिखूंगा μ0 I/4πr, और ET का भी वही रहेगा μ0 I/4πr। तो 2 टाइम μ0 I/4πr। और मैंने आपको बताया कि r हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, a/2। तो r की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे a/2, 2 μ0 4π a/2, 2 2 4, 2 2 कैंसल। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया μ0 I/πa आ गया। तो कौन सा आंसर आया हमारा यहाँ पे, डी, μ0 I/πa। और अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके फ्रेंड्स, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें जेई मेन 2021 का एक क्वेश्चन में लिया है। देयर आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड दे आर held at right angles to each other so that their common ends meet at the origin as shown in the figure below, right। तो यहाँ पे दो वायर है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है रिजल्टेंट, और ये हमारे ऑप्शंस बता रखे हैं, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स डिस्टेंस। अब ये एक्स हुआ तो अपोजिट साइड ये भी एक्स होगा, और इसको मान लेते हैं वाई। ये वाई हुआ तो अपोजिट साइड ये भी अपना वाई होगा, राइट। तो ये हमारा वाई वाई, ये एक्स, ये भी एक्स, ओके। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस अगर जब हम यूज करेंगे तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, √x² + y², इतना निकल के आएगा, राइट। अब देखो कि
अगर मैं डायग्राम में से साइन थीटा 1 लूं तो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, तो x अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम साइन थीटा 2 ले यहाँ पे, तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड y अपन हाइपोटेनस, तो y अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, इस तरह से मिल गया हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड B1 का हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस हमारा y है यहाँ पे, तो y। अब आप देखो कि एक यहाँ पे इनफाइनाइट तक रहेगा तो 90 एंगल बनेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा 1। अब 90 की वैल्यू हम यहाँ पे जो रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 हमारा क्या होगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, ये हमारा इक्वेशन 1 आ चुका है, पहला मैग्नेटिक फील्ड। राइट, अब आप देखो और सेकेंड हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो B2 ये भी हमारा इस तरफ इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, तो म्यू 0 आई 4 पाई, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x, तो 4 पाई x साइन 90 प्लस साइन थीटा 2, साइन 90 1 हो जाएगा, तो म्यू 0 आई 4 पाई x 1 प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू अपनी क्या है, y अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा B2 आ चुका, इक्वेशन नंबर 2। अब करंट का रेशियो बता रखा है 1, द रेशियो ऑफ करंट इन बोथ दैट इज 1, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, करंट हमारा सेम है, रेशियो का मतलब यहाँ करंट हमारा सेम है। अब आप देखो यहाँ से करंट इस तरफ जा रहा, तो यहाँ इनसाइड, यहाँ भी देखो आप इनसाइड, यहाँ से करंट जा रहा तो थंब फिंगर इस तरफ बाउंड होगी ना, तो इनसाइड, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो B1 हमारा हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई y साइन 1 प्लस x अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, म्यू 0 आई 4 पाई x 1 प्लस y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यू 0 आई अपन 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू 0 आई अपन 4 पाई कॉमन। राइट, 1 अपन वाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपन वाई प्लस एक्स अपन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। 1 अपन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपन एक्स प्लस वाई अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, वाई और एक्स को साथ में लिखूंगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपन 4 पाई 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमारा हो जाएगा यहाँ पे। राइट, अब देखो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेंगे, तो ये y यहाँ x यहाँ, राइट, यहाँ पे x यहाँ पे y है ना, एलसीएम आएगा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें कमी है x की, इसमें कमी है y की, तो y ऊपर जाएगा y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और एलसीएम आएगा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो एक्स वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उसको निकालेंगे हम कॉमन। राइट, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई एक्स वाई, राइट, x प्लस वाई। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है फ्रेंड्स, उसको मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखो आंसर हमारा आ चुका है म्यू 0 आई अपन 4 पाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा आंसर करेक्ट आया हमारा,
म्यू 0 आई अपन 4 पाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये रहा देखो ये एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया और हम यहाँ पे लेक्चर को करते हैं समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो-सावर्ट लॉ की वजह से स्ट्रेट वायर की जगह और एक शेप का हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।